मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय ट्रायल के संबंध में, क्रिमिनल केसेस में, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ट्रायल क्या होती है, इस बारे में आपको बताने जा रहा हूं। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वीडियो को एस्केप न करें, शुरू से अंत तक देखें। ट्रायल के संबंध में बताने के पहले मैं कुछ बातें और आपको महत्वपूर्ण बताऊंगा जो आपको जानना चाहिए, चाहे वो लॉ स्टूडेंट हो, नए एडवोकेट्स हो, देश का आम नागरिक हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने सुना होगा, विचारण या ट्रायल, ये कोर्ट में जब कोई भी क्रिमिनल केस किसी व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होने के बाद धारा 154 में एफआईआर प्रथम सूचना प्रतिवेदन, जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस के द्वारा, ऑफिसर इंचार्ज के द्वारा लिखी जाती है, इस पर मैंने अलग वीडियो डाला हुआ है। तो ट्रायल, एक विचारण जो शब्द है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में किसी भी अभियुक्त या कई अभियुक्तों के विरुद्ध ये ट्रायल हो सकती है। अब तीन बातें आपको सबसे पहले जाननी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, इंक्वायरी क्या होती है, ट्रायल क्या होती है। तो सबसे पहले इंक्वायरी का मतलब है एवरी इंक्वायरी अदर देन द ट्रायल। ट्रायल के अलावा कोई भी जांच जो कि कंडक्टेड अंडर दिस कोड, मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच की जाती है। और इन्वेस्टिगेशन एफआईआर होने के बाद धारा 154 सीआरपीसी के अंतर्गत जो प्रथम सूचना प्रतिवेदन है, जिसको एफआईआर बोला जाता है, वो रजिस्टर्ड होने के बाद पुलिस अधिकारी के द्वारा उसके अंदर प्रोसीडिंग फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, साक्ष्य एकत्रित की जाती है उस अपराध के संबंध में जिसके विरुद्ध एफआईआर की गई है, और वो कलेक्शन ऑफ एविडेंस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या विवेचनाधिकारी द्वारा कलेक्ट की जाती है। हु इज अथोराइज्ड, या तो वो मजिस्ट्रेट के द्वारा अथोराइज होगा या अदर पर्सन हो सकता है। ट्रायल जो है वो आरोपों की सत्यता के बारे में जांच करने के लिए ये विचारण न्यायालय के द्वारा किया जाता है। कोई भी मामला ट्रायल के लिए तब आता है जब आपराधिक कार्यवाहियों की एक महत्वपूर्ण कार्यवाही है, न्यायिक कार्यवाही है, जो मजिस्ट्रेट के द्वारा या सेशंस के जो भी जज हैं उनके द्वारा की जाती है। तो एफआईआर के बारे में जैसा मैंने अलग से भी वीडियो बनाए हुए हैं, धारा 154 के बारे में, कॉग्निजेबल ऑफेंस से जो संबंधित है, जिसमें पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। जब भी मामले की विवेचना या इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मामला अभियोग पत्र या चालान के रूप में कोर्ट में पेश होता है, तो उसके अंदर सबसे पहले ये धारा 173 सीआरपीसी के अंतर्गत न्यायालय के समक्ष मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। न्यायालय पूछता है उस अभियुक्त से कि क्या आपको फला फला अपराध जो आपके विरुद्ध अभियोग लगाए गए हैं, ये आपको स्वीकार है या नहीं है। यदि वो स्वीकार कर लेता है तो उसी वक्त उसे दंड दिया जा सकता है, अन्यथा उसकी ट्रायल या विचारण प्रारंभ होगी। आरोप लगाए जाएंगे, पढ़ के सुनाए जाएंगे, और वो आरोप को अस्वीकार करता है तो ये ट्रायल प्रारंभ होगी। न्यायालय उसके पूछने के बाद ट्रायल में अभियोजन पक्ष जो कि मामले को लाया है, चालान जिसके विरुद्ध अभियुक्त की प्रस्तुत हुआ है, अभियोजन की ओर से मजिस्ट्रेट के न्यायालय में एपीपी तथा सेशंस आदि में जीपी, गवर्नमेंट प्लीडर जो सेक्शन 24 में होते हैं, राजनीतिक जिनकी नियुक्ति होती है, और मजिस्ट्रेट के न्यायालय में एपीपी सेक्शन 25 के अंतर्गत जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार विभिन्न न्यायालय मजिस्ट्रेटों के यहाँ पैरवी करने के लिए असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी कहा जाता है, एपीओ भी कहा जाता है, कोर्ट साहब भी कहा जाता है, तो ये होता है। और यदि न्यायालय को जो भी मामला उसके समक्ष लाया गया है, ऐसा लगता है कि इस मामले में प्राइमा फेसी कोई ऐसी एविडेंस नहीं है, जो भी चार्जेस उसके खिलाफ लगाए जा रहे हैं उसके बारे में कोई साक्षी नहीं है, तो वो उस अभियुक्त को उसी स्टेज पर डिस्चार्ज कर सकते हैं। डिस्चार्ज का अर्थ है उन्मोचित। आरोप लगाने के पहले ही अभियुक्त या अभियुक्तों को डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो विचारण का जो मुख्य उद्देश्य है वो दोष मुक्ति है या दोष सिद्धि है। दोष मुक्ति अर्थात एक्विटल, जिसको बरी भी कहा जाता है, और दोष सिद्धि यानी कन्विक्शन, जिसमें सजा या दंड दिया जाता है। तो दंड के प्रश्न पर न्यायालय अलग से सुनता है, और लॉ की भाषा में ये जो प्रोसिक्यूशन है, ये अभियोजन को चलाना कहा जाता है। और इसके लिए ट्रायल की कोई भी सीआरपीसी में, मैं ये स्पष्ट कर दूं, परिभाषा नहीं दी गई है। चालान पेश करने के बाद न्यायालय के ऊपर ये दायित्व है, न्यायालय की ये जिम्मेवारी है, अर्थात मजिस्ट्रेट या सेशंस की, कि वो आरोप लगाए और अभियुक्त को पूछे कि आपके खिलाफ फला फला आरोप है, आपको क्या कहना है। उदाहरण के तौर पर यदि हत्या आदि का कोई आरोप है तो वो सेशंस न्यायालय द्वारा लगाया जाएगा।
मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चालान प्रस्तुत होगा, 60 दिन में प्रस्तुत हो सकता है। 10 साल से कम की सजा वाला या 90 डेज के अंदर भी है प्रोविजन, जैसे आजीवन कारावास है, मृत्युदंड आदि के संबंधित जो अपराध है उनमें। चालान प्रस्तुत होने के बाद न्यायालय पूरे मामले की जैसे जांच करता है। विचारण इसमें महत्वपूर्ण है। विचारण जैसा मैंने अभी बताया, ट्रायल ये न्यायालय के द्वारा की जाती है। आरोप लगने से ये स्टार्ट होती है और पूरी प्रक्रिया इसमें अपनाई जाती है। पॉक्सो एक्ट धारा 302 आईपीसी और धारा 307 आईपीसी जैसे हीनियस मामलों में सेशंस के द्वारा या जो भी न्यायालय ट्रायल करेगा, शेड्यूल 1 में ये दिया गया है, उसके द्वारा विचारण अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, शीघ्रातिशीघ्र किया जाएगा और जांच इसमें रुक जाती है। तब आरोप लगाने के बाद विचारण प्रारंभ होता है, ऐसा माना जाता है। धारा 311 के फिर बयान लिए जाएंगे। सबसे पहले प्रोसिक्यूशन की एविडेंस होगी। अभियोजन अपना मामला न्यायालय के समक्ष संदेह से परे साक्ष्य द्वारा प्रमाणित करेगा, उस पर जिरह अभियुक्त का अधिवक्ता करेगा। उसके बाद धारा 311 सीआरपीसी के, जिसे मुलजिम बयान भी कहा जाता है, उससे पूछा जाएगा फलां अभियोजन साक्षी का आपके विरुद्ध ये कहना है, फलां का ये कहना है, आपको इस बारे में क्या कहना है, गवाह आपके खिलाफ क्यों बोलते हैं। ये धारा 311 सीआरपीसी के मुलजिम स्टेटमेंट लिए जाते हैं। इसके बाद बचाव का अभियुक्त को अवसर दिया जाएगा। बचाव साक्षी प्रस्तुत करेगा। अभियुक्त अपने बचाव में जो भी उसके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। दोष सिद्धि पर या दोष मुक्ति पर, जैसा मैंने अभी बताया, दोष सिद्धि यानी कन्विक्शन यदि मामला अभियोजन साक्ष्य जो भी लाया है न्यायालय के समक्ष संदेह से परे प्रमाणित कर देता है तो उसका परिणाम दोष सिद्धि हो सकता है। और यदि आरोपित अपराधों के संबंध में न्यायालय के समक्ष अभियोजन मामले को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो उसका प्रभाव दोष मुक्ति हो सकता है। दोष मुक्ति या एक्विटल या बरी करना जिसे कहते हैं। तो ये सब ट्रायल के पार्ट है। और इसमें ट्रायल ऑफ क्रिमिनल केसेस, जैसा मैंने अभी आपको बताया, विचारण क्या होता है, कब शुरू होता है, क्या प्रोसेस होता है, ये मैंने संक्षेप में बताया। तो आपराधिक मुकदमे में सबूत इकट्ठा करना, जैसा मैंने बताया, इन्वेस्टिगेशन पुलिस का पार्ट है। मजिस्ट्रेट उसकी जांच करता है, इंक्वायरी या उसके डायरेक्शन पर कोई अन्य व्यक्ति कर सकता है। विचारण सीआरपीसी में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। न्यायालय द्वारा आरोपित विवादित बिंदु पर जब गुण दोष के आधार पर न्यायालय के समक्ष अभियोजन साक्ष्य से मामला प्रमाणित हो जाता है तो उसका परिणाम दोष सिद्धि निकलता है। तो न्यायालय ये देखता है कि अपराध किसने किया, साक्ष्य द्वारा आरोपित अपराध पर मामला प्रमाणित हुआ कि नहीं। प्रमाणित हुआ तो उसका परिणाम दोष सिद्धि होगा और यदि प्रमाणित नहीं हुआ तो उसका परिणाम दोष मुक्ति होगा। तो इसमें सबसे पहले अहम जो रोल है वो प्रोसिक्यूशन या अभियोजन का है, जो गवाह लाता है और न्यायालय के समक्ष आरोपित जो भी आरोप हैं उनको प्रमाणित करता है। उस सबूतों पर के आधार पर वो कोई आर्टिकल है तो वो पेश करेगा, पीएम रिपोर्ट है तो वो करेगा। अभियोजन सभी ओरल और डॉक्यूमेंट्री जो भी दस्तावेजी साक्ष्य, इनके द्वारा न्यायालय की पूरी प्रोसेस में ट्रायल के दौरान इस चीज को प्रमाणित करने का प्रयास करता है जो भी अपराधी के विरुद्ध या अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप लगाया गया है। तो कोर्ट ये डिसाइड करेगी। विचारण एक न्यायिक कार्यवाही है। साक्ष्य के परीक्षण द्वारा इसमें मामले का निराकरण किया जाता है। ट्रायल चार्ज फ्रेम होने के पश्चात शुरू होती है। यदि मामला ट्राइबल बाय सेशन है तो वो सत्र न्यायालय कमिटल के बाद उसके यहाँ चार्ज फ्रेम करेगा, अभियुक्त को सुनाएगा और सत्र न्यायालय का विचारण धारा 228 सीआरपीसी के अंतर्गत दिया गया है। पुलिस द्वारा यदि कोई मामला कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, संस्थागित किया गया है, तो वो धारा 240 सीआरपीसी के अंतर्गत होगा और मजिस्ट्रेट्स द्वारा पुलिस रिपोर्ट से भिन्न मामले पर यदि संज्ञान लिया गया है तो उसकी ट्रायल 246 सीआरपीसी के अंतर्गत होगी। विचारण वारंट केस में मजिस्ट्रेट द्वारा सम्मन्स मामले में धारा 251 सीआरपीसी के अंतर्गत समरी ट्रायल ली जाएगी सम्मन्स मामले में। और जैसा मैंने बताया, उन्मोचन या जो डिस्चार्ज है वो चार्ज के पहले की स्टेज है, वो विचारण या ट्रायल का पार्ट नहीं है। तो सेशंस द्वारा, जैसा मैंने बताया, धारा 228 सीआरपीसी के अंतर्गत आरोपित आरोप के पश्चात और मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 240 सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस रिपोर्ट से भिन्न 246 सीआरपीसी के अंतर्गत तथा सम्मन्स मामले में धारा 251 सीआरपीसी के अंतर्गत कार्यवाही न्यायालय के समक्ष होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट यदि किसी आदेश से क्षुब्ध है और उसको ये लगता है कि उसके विक्टिम के साथ कोई न्याय नहीं हुआ तो अपील या रिवीजन में जा सकती है। तो अपील और रिवीजन जो है ट्रायल का ही पार्ट माना गया है। और यदि कोई, जैसे उदाहरण के तौर पर मर्डर का केस है, उसके अंदर उसको आजीवन कारावास का सेशंस न्यायालय द्वारा दंड दिया गया है, तो अपील रिवीजन के दौरान ये ट्रायल का पार्ट माना जाएगा जब तक वो अपील या रिवीजन वहाँ अपर न्यायालय में पेंडिंग है। अब मैं शॉर्ट में एक चार्ट जैसा आपको समझाता हूँ
कोई भी कॉग्निजेंस जब मजिस्ट्रेट के द्वारा ली जाएगी वो धारा 190 सीआरपीसी के अंतर्गत संज्ञान लिया जाएगा, प्रसंज्ञान, अपराध का प्रसंज्ञान। इसके बाद चार्ज उसको पढ़कर सुनाया जाएगा। यदि चार्ज प्राइमा फेसी चार्ज बनने के पहले मटेरियल ऑन रिकॉर्ड पर ऐसा लगता है कि कोई एविडेंस उस मामले में आरोपित अपराध के संबंध में नहीं है तो उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इसके बाद मामला अभियोजन साक्ष्य के लिए चार्ज फ्रेम होने के बाद फिक्स होगा। अभियोजन अपनी साक्ष्य देगा, उस पर अभियुक्त का अधिवक्ता जिरह करेगा और उसके बाद अभियोजन साक्ष्य समाप्त होगी। अभियोजन साक्ष्य में जो जो गवाहों ने अभियुक्त के विरुद्ध बयान दिए हैं उसके आधार पर मुलजिम बयान या धारा 313 सीआरपीसी के अभियुक्त कथन लिए जाएंगे। फला गवाह का ये कहना है, अभियोजन गवाह ये बोल रहा है, आपको क्या कहना है, आपको अपने बचाव में कुछ कहना है। फिर उसके बाद मुलजिम बयान लेने के बाद बचाव साक्ष्य का अवसर अभियुक्त को दिया जाएगा। वह बचाव में साक्षी लाएगा जिस पर जिरह अभियोजक या पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एपीपी जो भी है वो करेगा। इसके बाद दोनों पक्षों की आर्ग्यूमेंट सुने जाएंगे, वो मौखिक हो सकते हैं, लिखित हो सकते हैं। इसके बाद उसको यदि आरोपित अपराधों का दोषी पाया जाता है दोष सिद्धि परिणाम होगा और यदि आरोप से प्रमाणित अभियोजन करने में असफल रहा है तो उसका परिणाम निर्दोष होगा। इस तरह विचारण की संपूर्ण प्रक्रिया न्यायालय के समक्ष अपनाई जाती है। मैंने संक्षेप में आपको इस वीडियो में ये सारी बातें बताई। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो में यहीं तक। एक और मेरा अनुरोध है, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का यूट्यूब पर एक चैनल अर्चनाज आरटी आपके नाम से है, कृपया उसे भी सब्सक्राइब करें। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चैनल अच्छा लगे और वीडियोज अच्छे लगें तो उसे लाइक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।